हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। यहाँ पर आपको प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके अलावा जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर उदाहरण सहित जो है समझाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या फिर आप बोल सकते हैं ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया जो है आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या फिर बोल सकते हैं आप ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतया जो है आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें NaCl, ये यहाँ पर जो है एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें KCl, ये भी जो है प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। इसके अलावा HCl और आप इसमें बता सकते हैं NaOH आदि, ये सभी जो है यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए दुर्बल विद्युत अपघट्य, आप इसके बारे में बताएंगे कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या फिर ध्रुवीय विलायकों में जो है कम आयनन दर्शाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आयनित हो जाते थे, लेकिन ये जो होते हैं ये यहाँ पर जलीय विलयन या फिर ध्रुवीय विलायकों में जो है कम आयनन दर्शाते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। याद रखिएगा कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में कम आयनन दर्शाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आप बता सकते हैं यहाँ पर CH3COOH, ये जो होता है एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर NH4OH, ये भी जो होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें H2CO3, ये भी जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो होते हैं आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो यहाँ पर कम आयनन दर्शाते हैं उन्हें बोला जाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया गया है, इसमें ध्यान दीजिए Zn यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag यानी कि सिल्वर जो है ऐसा नहीं कर पाता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो जिंक है यानी कि जो Zn है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है Cu को विस्थापित कर देता है, यानी कि Cu को अलग कर देता है, लेकिन जो Ag होता है ये ऐसा नहीं कर पाता है। क्यों? तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जो Zn होता है यानी कि जिंक, ये जो होता है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, इसके विलयन से जो है यहाँ पर कॉपर को अलग कर देता है, यानी कि कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। तो जब कॉपर यहाँ से निकल जाएगा तो इसमें बनेगा यहाँ पर ZnSO4, यानी कि जिंक जो होता है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि कॉपर को अलग कर देता है। लेकिन जो Ag होता है, अगर इसकी क्रिया आप CuSO4 से कराएंगे तो यहाँ पर जो है कोई क्रिया नहीं होगी। याद रखिएगा, क्रिया नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। अब क्यों नहीं होगी यही आपको यहाँ पर समझना है। तो याद रखिएगा कि जो Zn होता है, याद रखिएगा यहाँ पर जो Zn होता है इससे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है कॉपर से ऊपर रखा गया है, यानी कि Zn को जो है Cu से ऊपर रखा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। लेकिन जो आपका Ag होता है इसे जो है कॉपर से नीचे रखा गया है। यही कारण होता है कि जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, लेकिन Ag जो है यहाँ पर इससे कोई क्रिया नहीं करता है। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn यानी कि जिंक को Cu यानी कि कॉपर से ऊपर रखा गया है, जबकि सिल्वर को जो है कॉपर से नीचे रखा गया है। इसी कारण जो जिंक है आपका ये कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के विलयन से Cu यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है, जबकि Ag यानी कि सिल्वर जो है यहाँ पर कम सक्रिय होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक को जो है कॉपर से ऊपर रखा गया है, इसी कारण जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है, लेकिन जो Ag है ये कम सक्रिय होने के कारण यहाँ पर विस्थापित नहीं कर पाता है, यानी कि कोई क्रिया नहीं करता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दिया गया ताप गुणांक यानी कि ताप गुणांक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र होता है ताप गुणांक बराबर, यहाँ पर लिखते हैं के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और बटे में होता है के टी। ये सूत्र आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए के टी दिया गया, इसका मतलब है टी डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, और यहाँ पर दिया गया के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर वेग स्थिरांक। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से जो है अधिक ताप पर वेग स्थिरांक, और ये यहाँ पर दिया गया है टी डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक। तो अगर आप परिभाषा बताना चाहें तो आप किस प्रकार से बताएंगे इसमें। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया के टी, तो आप बताएंगे कि यदि टी डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक के टी हो और इसके अलावा 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर वेग स्थिरांक जो है के टी प्लस 10 हो, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही ताप गुणांक कहलाएगा। क्योंकि दोनों बटे में दिए गए हैं, इसलिए इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, ताप गुणांक। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है कि ताप गुणांक के बारे में क्या बताना है आपको, कि यदि टी डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक के टी हो और 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर वेग स्थिरांक जो है के टी प्लस 10 हो, तो इनका अनुपात जो है ताप गुणांक कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग कि यदि टी डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक के टी हो और इसके अलावा 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर वेग स्थिरांक जो है के टी प्लस 10 हो, तो इनका जो अनुपात होता है वो यहाँ पर ताप गुणांक कहलाता है। इसके अलावा इसे आप दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि 10 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले दो तापों पर दर स्थिरांकों का जो अनुपात होता है वह ताप गुणांक कहलाता है। याद रखिएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले तापों पर दर स्थिरांकों का अनुपात जो है ताप गुणांक कहलाता है। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अधिशोषण एवं अवशोषण के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर आपको अधिशोषण और अवशोषण में जो है अंतर लिखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है अधिशोषण और ये है आपका अवशोषण। तो अधिशोषण के बारे में आप बता सकते हैं कि यह जो है एक पृष्ठीय घटना है, यानी कि जो अधिशोषण है यह जो है एक पृष्ठीय घटना है, और जो अवशोषण है यह एक जो है अंतरंग यानी कि अंतरंग घटना है। याद रखिएगा यहाँ पर कि अधिशोषण जो है ये पृष्ठीय घटना है और अवशोषण जो है ये अंतरंग घटना है। इसके अलावा यहाँ पर आप अधिशोषण के बारे में बता सकते हैं कि इसमें जो है अधिशोष से केवल अधिशोषक की सतह पर ही एकत्रित होता है। याद रखिएगा कि इसमें जो अधिशोष से होता है वो केवल अधिशोषक की सतह पर ही एकत्रित होता है। लेकिन अगर अवशोषण की बात करें तो इसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में भी जो है यहाँ पर अधिशोष का सांद्रण सर्वत्र समान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो है अधिशोषक के अभ्यंतर यानी कि उसके अंदर भी जो है यहाँ पर अधिशोष का सांद्रण सर्वत्र यानी कि सभी जगह जो है समान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अधिशोषण के बारे में आप बता सकते हैं कि प्रारंभ में अधिशोषण की दर जो है अधिक होती है तथा साम्य स्थापित होने तक धीरे धीरे जो है कम होती जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रारंभ में जो है अधिशोषण की जो दर है वो अधिक होती है तथा साम्य स्थापित होने तक जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन अगर अवशोषण की बात करें तो अवशोषण जो है वो समान दर से संपन्न होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि अवशोषण जो होता है ये समान दर से संपन्न होता है। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए अधिशोषण के बारे में आप बता सकते हैं इसका उदाहरण कि जल वाष्प का सिलिका जेल द्वारा अधिशोषण होता है। याद रखिएगा कि जो जल वाष्प है इसका सिलिका जेल द्वारा जो है यहाँ पर अधिशोषण होता है। इसके अलावा अगर अवशोषण की बात करें तो जो अमोनिया जल है इसके द्वारा जो है यहाँ पर अवशोषित होती है। याद रखिएगा कि अमोनिया जो है यहाँ पर जल के द्वारा अवशोषित होती है। और इसके अलावा जो जल था ये यहाँ पर जलवाष्प जो था ये सिलिका जेल द्वारा यहाँ पर अधिशोषण होता है। इस प्रकार दोनों के एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है सॉल तथा जेल में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको सॉल
और जेल में क्या अंतर है ये बताना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर सॉल, यानी कि सॉल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सॉल जो है एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव है। यही आपको मुख्य पॉइंट याद रखना है कि सॉल जो है वो एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जो है क्या है, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव। इसमें कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें बता सकते हैं जैसे कि प्रोटीन जो है ये एक प्रकार का सॉल होता है। यहाँ पर प्रोटीन जो है ये एक प्रकार का सॉल होता है। और अगर हम लोग जेल की बात करें तो जेल जो है एक प्रकार, यहाँ पर याद रखिएगा, जेल जो है एक कोलाइड का प्रकार है। यहाँ पर आपको बताया गया था कि सॉल जो है वो एक प्रकार का कोलाइड होता है, लेकिन जेल जो है ये एक कोलाइड का प्रकार है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें जैसे कि पनीर यहाँ पर एक प्रकार का जेल होता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि पनीर जो है यहाँ पर एक प्रकार का जेल है। तो सॉल जो है ये एक प्रकार का कोलाइड है और जेल जो है ये एक कोलाइड का यहाँ पर प्रकार है। ये आप लोग दोनों में याद रखेगा। इसके अलावा सॉल में जो है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, जबकि यहाँ पर जो जेल है इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यहाँ पर द्रव और परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस होती है। ये आप लोग याद रखेगा। प्रोटीन जो है ये सॉल होता है और पनीर जो है जेल होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण लिखिए, यानी कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं ये अक्रिय क्यों होती हैं। इसके अलावा पूछा गया कि कोयलाइट खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस का उपयोग लिखिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो कोयलाइट खनिज होता है इसमें हीलियम गैस पाई जाती है और इसका आपको यहाँ पर उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि जो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, NH2 NP6 होता है और इनमें उपस्थित सभी कक्षक जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें होती हैं यहाँ पर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसमें उपस्थित सभी कक्षक जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं और सभी कक्षक पूर्णतः भरे होने के कारण जो है ये संतृप्त या स्थायी होते हैं और इस कारण जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। दूसरे शब्दों में आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है स्थिर संवृत कोश विन्यास होते हैं। इस कारण जो है इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती है और सामान्य परिस्थितियों में ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, अर्थात इनकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। इस कारण इन्हें जो है शून्य वर्ग में रखा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा कि उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 NP6 होता है और इनमें उपस्थित सभी कक्षक जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं और सभी कक्षक जो है पूर्णतः भरे होने के कारण ही जो है ये संतृप्त या स्थायी होते हैं और इसी कारण जो है ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। दूसरे शब्दों में आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो स्थिर संवृत कोश विन्यास होते हैं। इस कारण जो है इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है वो यहाँ पर नहीं होती है और सामान्य परिस्थितियों में ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, अर्थात इनकी जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है। इस कारण जो है यहाँ पर इन्हें शून्य वर्ग में भी रखा गया है। इसके अलावा बात हुई थी कोयलाइट खनिज में जो है पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैस का उपयोग लिखिए। तो कोयलाइट खनिज में जो है यहाँ पर हीलियम गैस पाई जाती है और अगर इसका आप उपयोग बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि हीलियम गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों आदि को भरने में प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर कि हीलियम जो है ये गुब्बारों और वायुयान के टायरों आदि को भरने में प्रयोग की जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका प्रयोग बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों के सामान्य लक्षण लिखिए, यानी कि उत्कृष्ट गैसों के कौन कौन से लक्षण होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बताया गया कि ये गैसें जो है रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। याद रखिएगा जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं ये रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, इसके अलावा स्वादहीन होती हैं। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है।
इसके अलावा इनका आयनन विभव जो होता है वो उच्च होता है, यानी कि उत्कृष्ट गैसों का जो आयनन विभव होता है वो उच्च होता है। इसके अलावा बता सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसों के लिए Cp/Cv बराबर होता है 1.66। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि Cp/Cv का मान जो है उत्कृष्ट गैसों के लिए 1.66 होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों के लक्षण बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एमीन जो है कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्राथमिक एमीन जो है कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी कि आप बता सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि RCOOH, तो ये आपका हो जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया जो आपको करानी है हाइड्रोजोइक अम्ल से, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि N3H इससे करानी है। और किसकी उपस्थिति में करानी है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, याद रखिएगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब इसकी उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो इसमें जो यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनेगी यानी कि RNH2। और इसके अलावा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इसके अलावा जो इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन। और ये आपको यहाँ पर दिया गया है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रखिएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बताएंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन बनती है। और यह अभिक्रिया जो है स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है प्राथमिक एमीन बनती है और यह अभिक्रिया जो है स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।